कक्षा 11 समाजशास्त्र अध्याय 5 समाजशास्त्र अनुसंधान पद्धतियाँ का शेष भाग और दूसरा अंतिम भाग। गांव का अध्ययन करने की विभिन्न शैलियाँ। सन 1950 तथा 1960 के दौरान गांव का अध्ययन करना भारतीय समाजशास्त्र का मुख्य पेशा बन गया था, परंतु इससे काफ़ी समय तक पहले एक मशीनरी दंपति विलियम तथा चार्लोटे वाइजर ने, जो उत्तर प्रदेश के गाँव में 5 वर्ष तक रहे, एक प्रसिद्ध ग्रामीण अध्ययन बिहाइंड मड वाल्स लिखा था। वाइजर की यह पुस्तक उनके मशीनरी कार्य का एक उप उत्पाद थी। हालांकि विलियम वाइजर एक समाजशास्त्री के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त थे तथा इससे पहले भी जजमानी व्यवस्था पर एक पुस्तक लिख चुके थे। सन 1950 में किए गए ग्रामीण अध्ययन विभिन्न संदर्भ में जन्मे थे, अनेक विभिन्न तरीकों से किए गए थे। क्लासिकी सामाजिक मानवविज्ञानी शैली मुख्य थी। इसके साथ जनजाति या सीमित समुदाय का स्थान गांव ने ले लिया था। इस तरह के क्षेत्रीय कार्य का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण शायद M.N. श्रीवास्तव की प्रसिद्ध पुस्तक रिमेम्बर्ड विलेज में दिया गया था। श्रीनिवास ने मैसूर के निकट एक गांव में एक वर्ष बिताया, जिसे उन्होंने रामपुरा नाम दिया। इस पुस्तक का शीर्षक यह बताता है कि श्रीनिवास के द्वारा तैयार किया गया क्षेत्रीय नोट्स आग में जल गए तथा उन्होंने अपनी यादाश्त के आधार पर गांव के बारे में लिखना पड़ा था। एक अन्य प्रसिद्ध ग्रामीण अध्ययन सन 1950 में S.C. दुबे द्वारा लिखित इंडियन विलेज था। उस्मानिया विश्वविद्यालय में एक सामाजिक मानव विज्ञानी के रूप में दुबे एक बहुविषयक दल के सदस्य थे, जिसमें कृषि विज्ञान, अर्थशास्त्र, पशु विज्ञान और औषध विज्ञान के विभाग थे। इन्होंने सिकंदराबाद के निकट समीरपेट नाम एक गांव का अध्ययन किया। इस बड़ी सामूहिक परियोजना का उद्देश्य सिर्फ गांव का अध्ययन करना ही नहीं, बल्कि उसका विकास करना भी था। दरअसल इसका उद्देश्य समीरपेट को एक ऐसी प्रयोगशाला बनाना था जहां ग्रामीण विकास कार्यक्रम बनाने हेतु प्रयोग किए जा सकते थे। ग्रामीण अध्ययन की एक अन्य शैली सन 1950 में किए गए कॉर्नेल विलेज स्टडी प्रोजेक्ट में दिखाई देती है। कॉर्नेल विश्वविद्यालय द्वारा प्रारंभ की गई परियोजना में अमेरिकन मनोविज्ञानों तथा भाषाविदों का एक समूह था, जिन्होंने भारत के पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक गाँवों का अध्ययन किया। ग्रामीण समाज तथा संस्कृति का बहुविषयक अध्ययन करने की एक महत्वपूर्ण शैक्षिक परियोजना थी। इस परियोजना के कुछ भारतीय विद्वान भी शामिल थे, जिन्होंने कई अमेरिकनों के प्रशिक्षण में सहायता की तथा बाद में भारतीय समाज के प्रसिद्ध विद्वान बने। औपनिवेशिक साम्राज्यों के हिस्सा थे। यह उन देशों द्वारा शासित थे जहां से पश्चिमी मानवविज्ञानी आए थे तथा पद्धति शास्त्रीय कारणों की बजाय गांव के किए गए अध्ययन इसलिए अधिक महत्वपूर्ण थे क्योंकि उन्होंने भारतीय समाजशास्त्र को एक ऐसा विषय उपलब्ध कराया जो नए स्वतंत्र भारत में अत्यंत रुचिकर था। सरकार की रुचि विकासशील ग्रामीण भारत में थी। राष्ट्रीय आंदोलन, विशेष रूप से महात्मा गांधी ग्राम उत्थान कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे। यहाँ तक कि शहरी शिक्षित भारतीय भी ग्रामीण जीवन में अत्यधिक रुचि ले रहे थे, क्योंकि इसमें से अधिकतर के कुछ पारिवारिक तथा वर्तमान ऐतिहासिक संबंध गांव से थे। इससे बढ़कर गांव ऐसी जगह थी जहां अधिकांश भारतीय रहते थे और अभी भी रहते हैं। इन्हीं कारणों से गांव के अध्ययन भारतीय समाजशास्त्र का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। ग्रामीण समाज का अध्ययन करने के लिए क्षेत्रीय कार्य पद्धतियाँ अत्यंत अनुकूल थीं। सहभागी परीक्षण की कुछ सीमाएँ आप पहले ही देख चुके हैं। सहभागी परीक्षण क्या कर सकता है? इसकी मुख्य ताकत यह है कि यह अंदर के व्यक्ति के दृष्टिकोण से जीवन की महत्वपूर्ण तथा विस्तृत तस्वीर उपलब्ध कराता है। यह आंतरिक दृष्टिकोण ही है जो क्षेत्रीय कार्य करने के दिए गए समय तथा प्रयास के अत्यधिक निवेश के बदले में प्राप्त होता है। अधिकांश अन्य अनुसंधान पद्धतियाँ काफ़ी लंबे समय के उपरांत क्षेत्र या विस्तृत ज्ञान होने का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि वे सामान्यतः संक्षिप्त और जल्दी में दिए गए क्षेत्रीय दौरे पर आधारित होती है। क्षेत्रीय कार्य में प्रारंभिक प्रभावों में सुधार की गुंजाइश होती है, जो कि प्राय त्रुटिपूर्ण या पूर्वाग्रहित हो सकते हैं। यह अनुसंधानकर्ता को रुचि के विषय में परिवर्तनों को जानने तथा विभिन्न परिस्थितियों या संदर्भों के प्रभाव जानने में भी सहायता करता है। जैसे किसी अच्छी फसल के साल में और बुरी फसल के साल में सामाजिक संरचना, संस्कृति के विभिन्न पक्षों को जाना जा सकता है। रोजगार या बेरोजगार व्यक्तियों का व्यवहार अलग अलग हो सकता है आदि, क्योंकि सहभागी परीक्षक क्षेत्र में पूरा समय व्यतीत करता है, इसलिए उन अनेक त्रुटियों या पूर्वाग्रहों से बच सकता है जिनसे सर्वेक्षणों, प्रश्नावलियों या अल्पकालीन परीक्षणों के द्वारा नहीं बचा जा सकता। परंतु सभी अनुसंधान पद्धतियों की तरह क्षेत्रीय कार्य की भी कुछ कमजोरियां हैं। अन्यथा सभी समाज
विज्ञानी इसी एक पद्धति का प्रयोग कर रहे होते हैं। अपनी प्रकृति के कारण क्षेत्रीय कार्य में लंबे समय तक चलने वाले तथा किसी एक अकेले अनुसंधानकर्ता द्वारा किया जाने वाला गहन अनुसंधान निहित होता है। यह विश्व के एक छोटे से भाग को भी अनुसंधान में शामिल कर पाता है। सामान्यतया यह एक अकेला गांव या छोटा समुदाय होता है। हम कभी भी निश्चित नहीं कर सकते कि मानव विज्ञानी या समाजशास्त्री द्वारा क्षेत्रीय कार्य के दौरान किए गए प्रेक्षण बड़े समुदाय अर्थात अन्य गांवों, क्षेत्रों या देशों में भी अनेक रूप से समान होंगे या फिर ऐसा अपवाद स्वरूप होता है। शायद यह क्षेत्रीय कार्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। क्षेत्रीय कार्य पद्धति की एक अन्य महत्वपूर्ण सीमा यह होती है कि हमें यह पता नहीं होता कि एक मानव विज्ञानी की आवाज़ है या फिर उन लोगों की जिनके बारे में अध्ययन किया गया। वास्तव में इसका उद्देश्य उन लोगों के मतों का ही प्रतिनिधित्व माना जाता है जिनका अध्ययन किया गया है, परंतु इसकी सदैव संभावना रहती है कि मानव विज्ञानी द्वारा चेतन या अवचेतन मन से उसके नोट्स में लिखी गई किन बातों का चयन किया गया, वह पाठकों के सामने इसे अपनी पुस्तकों या निबंधों में कैसे प्रस्तुत करता है, क्योंकि हमारे पास मानव विज्ञानी के कथन के अतिरिक्त कोई अन्य रूप उपलब्ध नहीं होते। इसमें सदैव त्रुटि या पूर्वाग्रह की संभावना बनी रहती है। यद्यपि यह जोखिम अधिकांश अनुसंधान पद्धतियों में विद्यमान रहता है। सामान्यतया क्षेत्रीय कार्य पद्धतियों की आलोचना एक पक्षीय संबंधों के कारण भी की जाती है जिन पर वे आधारित होंगे। मानव विज्ञानी समाजशास्त्री प्रश्न पूछते हैं और उत्तर प्रस्तुत करते हैं, लोगों के लिए बोलते हैं। इसके विरोध में कुछ विद्वानों ने अधिक संवादीय प्रारूप बनाने का सुझाव दिया, अर्थात क्षेत्रीय कार्यों के परिणामों के प्रस्तुतिकरण के तरीके जिनमें उत्तरदाता तथा लोग प्रत्यक्ष रूप से शामिल हो सकते हैं। ठोस शब्दों में इसमें विद्वान व्यक्ति के कार्य का समुदाय की भाषा में अनुवाद और इस पर उनकी राय और उनके उत्तरों को रिकॉर्ड करना शामिल है। ज्यों-ज्यों अनुसंधान करता तथा जिन व्यक्तियों पर अनुसंधान किया जाता है उनके बीच की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दूरी या अंतर कम होता है, त्यों-त्यों इस बात की संभावना बढ़ती जाती है कि विद्वानों के कथनों पर लोगों द्वारा प्रश्न किए जाएंगे, इन्हें मान लिया जाएगा, लोगों द्वारा इन्हें स्वयं ठीक कर लिया जाएगा। इससे निश्चित रूप से समाजशास्त्री अनुसंधान ज़्यादा विवादास्पद तथा अधिक कठिन हो जाएगा, परंतु लंबे समय के लिए यह एक अच्छी बात ही हो सकती है, क्योंकि इससे सामाजिक विज्ञान को आगे ले जाने में और इसे और अधिक जनतंत्रीय बनाने में सहायता मिलेगी। अतएव अधिक से अधिक लोगों को ज्ञान की रचना करने तथा इसमें आलोचनात्मक दृष्टि से भाग लेने में सहायता मिलेगी। सर्वेक्षण, शायद सर्वेक्षण क्षेत्रीय कार्य के लिए अब तक ज्ञात सबसे अधिक समाजशास्त्री पद्धति है, जो कि अब आधुनिक सार्वजनिक जीवन का इस तरह से एक हिस्सा बन गई है कि यह एक सामान्य बात हो गई है। आज इसका विश्व भर में सभी संदर्भों में प्रयोग किया जा रहा है। ये संदर्भ समाजशास्त्र के सरोकारों से बाहर चले गए। भारत में भी हमने देखा है कि सर्वेक्षणों का प्रयोग विभिन्न प्रकार के गैर शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है, जिसमें चुनाव परिणामों का पूर्वानुमान लगाना, उत्पादों के बेचने के लिए विपणन नीतियों बनाना, विषयों की व्यापक विभिन्नताओं के बारे में लोकप्रियता का पता लगाना शामिल है। जैसा कि स्वयं शब्द से स्पष्ट, सर्वेक्षण में संपूर्ण तथ्यों का पता लगाने का प्रयास किया जाता है। यह किसी विषय पर सावधानीपूर्वक चयन किए गए लोगों के प्रतिनिधि समुच्चय से प्राप्त सूचना का व्यापक या विस्तृत दृष्टिकोण होता है। ऐसे लोगों को प्रायः उत्तरदाता कहा जाता है। ये अनुसंधानकर्ता द्वारा उनसे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं। सर्वेक्षण अनुसंधान सामान्यतः विस्तृत दल द्वारा किया जाता है, जिसमें अध्ययन की योजना बनाने वाले और रूपरेखा तैयार करने वाले अनुसंधानकर्ता व उनके सहयोगी और सहायक, जिन्हें अन्वेषक या अनुसंधानक सहायक कहा जाता है, शामिल होते हैं। सर्वेक्षण के प्रश्न विभिन्न प्रकार के पूछे जा सकते हैं। इनके उत्तर भी विभिन्न प्रकार से दिए जा सकते हैं। अक्सर अन्वेषक द्वारा व्यक्तिगत दौरे के दौरान इन्हें मौखिक रूप से पूछा जाता है तथा कभी-कभी दूरभाष द्वारा पूछा जाता है। अन्वेषक द्वारा लाई गई या डाक द्वारा प्राप्त प्रश्नावलियों में भी उत्तर लिखे जा सकते हैं। कंप्यूटरों तथा दूरसंचार तकनीक के बढ़ते आगे बढ़े, इसके पहले जनगणना तथा राष्ट्रीय निदर्शन सर्वेक्षण सेक्टर प्रत्येक 10 वर्ष में किया जाने वाला भारत का जनसंख्या सर्वेक्षण विश्व में इस प्रकार का सबसे बड़ा सर्वेक्षण है। हमसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश चीन है, जहाँ ऐसी नियमित जनगणना नहीं होती। इसमें लाखों अन्वेषक तथा अत्यधिक संख्या में संगठनों के समावेश के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा बड़ी धनराशि व्यय की जाती है। यदि बदले में हमें भारत में रहने वाले प्रत्येक घर तथा भारत में रहने वाले 1 अरब से ज़्यादा लोगों में से प्रत्येक व्यक्ति को इसमें शामिल
जो इसमें शामिल होते हैं का वास्तविक सर्वेक्षण प्राप्त होता है। स्पष्ट रूप में ऐसे विस्तृत सर्वेक्षण बार बार नहीं किए जा सकते। दरअसल अनेक विकसित देश अब पूर्ण जनगणना नहीं कराते। इसके स्थान पर वे अपनी जनसंख्या संबंधी आंकड़ों के लिए प्रतिदर्श सर्वेक्षण पर आश्रित थे, क्योंकि ऐसे सर्वेक्षण काफ़ी हद तक सही पाए गए। भारत में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO गरीबी तथा बेरोजगारी के स्तर का तथा अन्य विषयों पर हर वर्ष प्रतिदर्श सर्वेक्षण करता है। प्रत्येक 5 वर्ष में एक विस्तृत सर्वेक्षण करता है, जिसमें लगभग 1.2 लाख कर शामिल होते हैं, जिससे पूरे भारत में 6 लाख से ज़्यादा व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं। वास्तव में इसे विस्तृत प्रतिदर्श माना जाता है। NSSO द्वारा किए गए सर्वेक्षण संसार में नियमित रूप से किए गए सबसे बड़े सर्वेक्षणों में गिने जाते हैं, क्योंकि भारत की कुल आबादी 100 करोड़ से अधिक है, 130-35 करोड़ के आसपास। आप देख सकते हैं कि NSSO के पंचवर्षीय सर्वेक्षणों में शामिल प्रतिदर्श भारत की जनसंख्या का लगभग 0.06% मात्र 1% के 20वें भाग से थोड़ा ज़्यादा है। चूँकि इसका चयन वैज्ञानिक तौर पर संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए होता है, इतने छोटे अनुपात पर आधारित होने के बावजूद NSSO प्रतिदर्श जनसंख्या की विशेषताओं का अनुमान कर सकता है। कंप्यूटर तथा दूरसंचार तकनीक के बढ़ते प्रयोग के फलस्वरूप आज इलेक्ट्रॉनिक रूप में सर्वेक्षण करना भी संभव हो गया है। इस प्रारूप में उत्तरदाता प्रश्नों को ईमेल, इंटरनेट या इसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा प्राप्त करता है। इसके द्वारा ही उत्तर देता है। सामाजिक वैज्ञानिक पद्धति के रूप में सर्वेक्षण का मुख्य लाभ यह है कि इसके द्वारा जनसंख्या के केवल छोटे से भाग पर सर्वेक्षण करके इसके परिणामों को बड़ी जनसंख्या पर लागू किया जा सकता है। सीमित समय, प्रयास तथा धन के निवेश द्वारा सर्वेक्षण बड़ी जनसंख्या के अध्ययन को संभव बनाता है। यही कारण है कि सामाजिक विज्ञानों तथा अन्य क्षेत्रों में यह अत्यधिक लोकप्रिय पद्धति है। सांख्यिकी की शाखा, जिसे प्रतिदर्श सिद्धांत कहा जाता है, की खोजों का लाभ उठाते हुए प्रतिदर्श सर्वेक्षण चयन के मामले में सावधान होने के बावजूद परिणामों का सामान्यीकरण कर सकता है। इस सरल उपाय का महत्वपूर्ण कारण प्रतिदर्श का प्रतिनिधित्व है। हम एक दी गई जनसंख्या में से प्रतिदर्श का चयन करेंगे। व्यापक रूप से प्रतिदर्श की चयन प्रक्रिया 2 मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है। पहला सिद्धांत यह है कि जनसंख्या में सभी महत्वपूर्ण उपसमूहों को पहचाना जाए तथा प्रतिदर्श में उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाए। अधिकतर बड़ी जनसंख्या एक समान नहीं होती, उनमें भी स्पष्ट उपश्रेणियाँ होती हैं। इसे स्तरीकरण कहा जाता है। नोट करें कि स्तरीकरण की यह सांख्यिकीय धारणा है कि जो स्तरीकरण की समाजशास्त्रीय संकल्पना से अलग है, जिसका आपने अध्याय 4 में अध्ययन किया है। जैसे जब भारत की जनसंख्या के बारे में बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि यह जनसंख्या शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बटी हुई, जो कि एक दूसरे से काफ़ी हद तक अलग है। किसी भी एक राज्य की ग्रामीण जनसंख्या पर विचार करते समय हमें इस तथ्य का ध्यान रखना होगा कि यह जनसंख्या विभिन्न आकार वाले गाँवों में रहती है। इसी तरह से किसी एक गांव की जनसंख्या भी वर्ग, जाति, लिंग, आय, धर्म या अन्य मानदंडों के आधार पर स्तरीकृत हो सकती है। संक्षिप्त में स्तरीकरण की धारणा हमें बताती है कि प्रतिदर्श का प्रतिनिधित्व दी गई जनसंख्या के सभी संबद्ध स्तरों की विशेषताओं को दर्शाने की क्षमताओं पर निर्भर है। किस प्रकार के प्रतिदर्शों को प्रासंगिक माना जाए, यह अनुसंधान के अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्यों पर आधारित है। जैसे धर्म के प्रति मनोवृत्तियों के बारे में अध्ययन करते समय यह महत्वपूर्ण हो सकता है कि सभी धर्मों के सदस्यों को शामिल किया जाए। मजदूर संघों के प्रति मनोवृत्तियों पर अनुसंधान करते समय कामगारों, प्रबंधकों तथा उद्योगपतियों को शामिल करना चाहिए। प्रतिदर्श चयन का दूसरा सिद्धांत है वास्तविक इकाई, अर्थात व्यक्ति या गांव या घर का चयन पूर्णतया अवसर आधारित होना चाहिए। इसे यादृच्छिकरण कहा जाता है, जो कि स्वयं संभाविता की संकल्पना पर आधारित है। आपने अपने गणित पाठ्यक्रम में संभाविता के बारे में पढ़ा होगा। संभाविता का आशय घटना के घटित होने के अवसरों या विषमताओं से। जैसे जब हम सिक्का उछालते हैं तो यह या तो चित्त की ओर पड़ता है या फिर पट्ट की ओर। सामान्य सिक्कों में चित्त या पट्ट आने का अवसर या संभाविता लगभग एक समान है, अर्थात प्रत्येक का 50-50% होता है। वास्तव में जब आप सिक्का उछालते हैं तो दोनों में से कौन सी घटना होती है, अर्थात चित्त आता है या पट्ट, यह पूरी तरह से अवसर पर निर्भर करता है और किसी बात पर नहीं। इस प्रकार के अवसरों को यादृच्छिक अवसर कहा जाता है।
हम एक प्रतिदर्श को चुनने में समान विचार का उपयोग करते हैं। हम सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि प्रतिदर्श में चयन किए गए व्यक्ति या घर या गांव पूर्णतः अवसर द्वारा चयनित हो, किसी अन्य तरह से नहीं। प्रतिदर्श में चयन होना किस्मत की बात है, जैसे कि लॉटरी जीतना। यह तभी हो सकता है जब यह सच हो कि प्रतिदर्श एक प्रतिनिधित्व प्रतिदर्श होगा, या कोई सर्वेक्षण दल अपने प्रतिदर्श में केवल उन्हीं गाँवों का चयन करता है जो मुख्य सड़क के निकट हो, तो यह प्रतिदर्श यादृच्छिक या संयोगवश न होकर पूर्वाग्रहित होंगे। इसी तरह से यदि हम अधिकतर मध्यवर्ग के घरों का या अपने जानकार घरों का चयन करते हैं तो प्रतिदर्श पुनः पूर्वाग्रहित होंगे। मुख्य बिंदु यह है कि जनसंख्या से संबंधित स्तरों का पता लगाने के बाद प्रतिदर्श घरों या उत्तरदाताओं का वास्तविक चयन पूर्णतया संयोग के आधार पर होना चाहिए। इसे विभिन्न तरीकों से सुनिश्चित किया जा सकता है। इसे प्राप्त करने के लिए विभिन्न तकनीकों का प्रयोग किया जाना है। इसमें सामान्य रूप से लॉटरी निकालना, पासे फेंकना, इस उद्देश्य से विशेष रूप से बनाई गई प्रतिदर्श नंबर प्लेटों का प्रयोग तथा हाल ही में गणकों या संगणकों द्वारा बनाई गई प्रतिदर्श संख्याएं शामिल हैं। एक प्रतिदर्श सर्वेक्षण का चयन कैसे किया जाता है, इसे जानने के लिए आइए हम एक ठोस उदाहरण है। मान लीजिए हम उस परिकल्पना की जाँच करना चाहते हैं जिसमें यह कहा गया है कि छोटे आपस में अधिक घनिष्ठता वाले समुदाय बड़े अधिक अवैतनिक समुदायों की तुलना में ज़्यादा अतः सामुदायिक समन्वय की उत्पत्ति करते हैं। सरलता से समझने के लिए आइए मान लेते हैं कि हम भारत के किसी एक राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में रुचि रखते हैं। प्रतिदर्श चयन करने की सरलतम संभावित प्रक्रिया राज्य के सभी गाँवों की उनकी जनसंख्या के साथ सूची बनाने से प्रारंभ होगी। यह सूची जनगणना आंकड़ों से भी प्राप्त की जा सकती है। तत्पश्चात हमें छोटे तथा बड़े गांवों के मानदंडों को परिभाषित करना होगा। गांवों की मूल सूची से अब हमें सभी माध्यम गांव अर्थात जो न तो छोटे हैं और न ही बड़े हैं उनको हटाना होगा। अब हमारे पास गांव के आकार के अनुसार एक संशोधित सूची है। हमारे अनुसंधान संबंधी प्रश्नों के अनुसार हम प्रत्येक स्तर अर्थात छोटे तथा बड़े गाँवों को समान महत्व देना चाहते हैं। अतः हमने प्रत्येक स्तर से 10 गाँवों को चुनने का निर्णय लिया। इसके लिए हम छोटे तथा बड़े गांवों की सूची का क्रम प्रदान करेंगे। प्रत्येक सूची से लॉटरी द्वारा 10-10 गांवों का चयन यादृच्छिक विधि द्वारा करेंगे। अब हमारे पास राज्य के 10 छोटे तथा 10 बड़े गांव वाले प्रतिदर्श हैं। हम इन गांवों का अध्ययन यह जानने के लिए प्रारंभ कर सकते हैं कि हमारी प्रारंभिक परिकल्पना सही थी या नहीं। वास्तव में यह एक अत्यधिक सरल रूपरेखा है। वास्तविक अनुसंधान अध्ययनों में सामान्यतया अधिक जटिल रूपरेखा होती है जिसके प्रतिदर्श चयन प्रक्रिया अनेक चरणों में विभाजित होती है। इसमें अनेक स्तर होते हैं परंतु मूल सिद्धांत समान रहता है। एक लघु प्रतिदर्श का सावधानीपूर्वक चयन किया जाए ताकि यह पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर सके। तत्पश्चात प्रतिदर्श का अध्ययन किया जाता है और इससे प्राप्त परिणामों का सामान्यीकरण कर इसे संपूर्ण जनसंख्या पर लागू किया जाता है। वैज्ञानिक ढंग से चयन किए गए प्रतिदर्श की सांख्यिकीय विशेषताएं सुनिश्चित करती हैं कि प्रतिदर्श की हम आगे बढ़ें इसके पहले विद्यार्थियों के लिए क्रियाकलाप पर चर्चा कर लेते हैं। अपने समूह में उन सर्वेक्षणों के बारे में चर्चा कीजिए जिनके बारे में आप जानते हैं। ये चुनाव सर्वेक्षण या समाचार पत्रों या टेलीविज़न माध्यमों द्वारा किए गए अन्य लघु सर्वेक्षण भी हो सकते हैं। जब सर्वेक्षण के परिणाम घोषित किए गए हों तो क्या सीमांत त्रुटि के बारे में भी बताया गया था? क्या यह बताया गया था कि सर्वेक्षण का आधार क्या था? इसका चयन कैसे किया गया था? जहाँ अनुसंधान पद्धतियों के ये सब पक्ष साफ तौर पर न दिए गए हों वहाँ आपको इन सर्वेक्षणों के बारे में सवाल करना चाहिए क्योंकि इनके बिना निष्कर्षों का मूल्यांकन करना संभव नहीं। सर्वेक्षण पद्धतियों का प्रचलित माध्यमों से प्रायः दुरुपयोग किया जाता है। पूर्वाग्रहित तथा अप्रतिनिधित प्रतिदर्श के आधार पर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। आप इस परिप्रेक्ष्य से उन सर्वेक्षणों के बारे में जिनके बारे में आप जानते हैं चर्चा कर सकते हैं। 5वां क्रियाकलाप, यदि आपके सर्वेक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देना हो तो आप अपने स्कूल में सभी विद्यार्थियों से प्रतिनिधि प्रतिदर्श का चयन करने के लिए क्या करेंगे? जिन विद्यार्थियों के अनेक भाई तथा बहन हैं वह उन विद्यार्थियों की तुलना में जिनका एक भाई या बहन या कोई भी नहीं है पढ़ाई में अच्छे नहीं या बुरे। प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5, माध्यमिक विद्यालय कक्षा 6 से 8, उच्च माध्यमिक विद्यालय 9 से 10, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कक्षा 11 से 12 में अंतराल के समय में विद्यार्थियों का सबसे लोकप्रिय क्रियाकलाप कौन सा है? क्या किसी विद्यार्थी का प्रिय विषय उसके प्रिय शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाने वाला विषय है? क्या लड़के तथा लड़कियों में इस संबंध में कोई अंतर है? इन प्रत्येक प्रश्नों के लिए विभिन्न प्रतिदर्श रूपरेखा विद्यार्थी बना सकते हैं और उनका सर्वेक्षण कर उनका एक आकलन कर सकते हैं।
प्रतिदर्श की, आगे देखें आप प्रतिदर्श, हाँ आगे इसको भी देख लें, उसके बाद फिर हम समग्र सांख्यिकी लिंग अनुपात में तीव्र गिरावट। आपने अध्याय 3 में लिंगानुपात में तीव्र गिरावट के बारे में पढ़ा है। हाल ही के दशकों में लड़कों की संख्या की तुलना में बहुत कम लड़कियां जन्म ले रही हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में यह समस्या चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई। लिंगानुपात तरुण या बाल 0 से 6 वर्ष की आयु में 1000 लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या व्यक्त करता है। यह अनुपात संपूर्ण भारत में या अनेक राज्यों दोनों में दशकों के दौरान तीव्रता से कम हो रहा है। यहाँ पर भारत के तथा चयन किए गए राज्यों के 1991 तथा 2001 की जनगणना में दिए गए औसत तरुण लिंगानुपात को दिया गया है। आप देखें यह जो आंकड़े हैं किस प्रकार से संपूर्ण भारत में, आप देखें 1991 से लेकर 2011 तक क्या रेशियो रहा, 1000 पर 945 है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं आयु समूह 0 से 6 आयु समूह में प्रति 1000 लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या सन 2011, ये आंकड़े हैं किस प्रकार से किन प्रदेशों में लड़कियों की या बेटियों की संख्या कम हो रही है या हुई है। बाल लिंगानुपात एक ऐसा समग्र या समिष्टि चर है जो सभी तभी दिखाई देता है जब आप बड़ी जनसंख्याओं की जनसांख्यिकी को मिलाते हुए इकट्ठा रखते हैं। हम एक परिवार को देखकर नहीं बता सकते कि समस्या इतनी विकट है। किसी भी एक परिवार में लड़कियां लड़कियों के सापेक्षिक अनुपात की क्षतिपूर्ति उन परिवारों के विभिन्न अनुपात से सदैव की जा सकती है जिन्हें हमने कभी नहीं देखा। जनगणना जैसी पद्धतियों के प्रयोग द्वारा या बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण करके ही पूरे समुदाय के कुल अनुपात की गणना की जा सकती है, समस्या का पता लगाया जा सकता है। क्या आप अन्य ऐसे सामाजिक मुद्दों के बारे में सोच सकते हैं जिनका सर्वेक्षण या जनगणनाओं द्वारा ये अध्ययन आ जाए। आप विशेषताएं उन जनसंख्या की भावनाओं से घनिष्ठ रूप से मिलती हैं जिससे इसे लिया गया है। इसमें सूक्ष्म अंतर हो सकते हैं परंतु ऐसे विचलन की संभावना को निर्धारित किया जा सकता है। इसे सीमांत त्रुटि या प्रतिदर्श की त्रुटि कहा जाता है। यह अनुसंधानकर्ताओं की गलती से नहीं अपितु इस बात से उत्पन्न होती है कि हम बहुत बड़ी जनसंख्या के लिए छोटे प्रतिदर्श प्रयोग कर रहे हैं। प्रतिदर्श सर्वेक्षणों के परिणामों की सूचना देते समय अनुसंधानकर्ता को अपने प्रतिदर्श के आकार तथा रूपरेखा और सीमांत त्रुटि के बारे में अवश्य बताना चाहिए। सर्वेक्षणविद की मुख्य विशेषता यह है कि यह अपेक्षाकृत कम समय तथा धन के द्वारा जनसंख्या के बारे में विस्तृत परिप्रेक्ष्य उपलब्ध कराती है। प्रतिदर्श जिसका बड़ा प्रयोग इसके सही प्रतिनिधि के होने के अवसर उतने ही ज़्यादा होंगे। यहाँ अत्यधिक महत्वपूर्ण उदाहरण जनगणना का है जिसमें पूरी जनसंख्या शामिल है। व्यवहार में प्रतिदर्श का आकार 30 से 40 से लेकर हजारों में हो सकता है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन आपने बाक्स केवल प्रतिदर्श का आकार ही महत्वपूर्ण नहीं है, इसके चयन का आकार ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वास्तव में प्रतिदर्श चयन के बारे में निर्णय प्रायः व्यावहारिक विचार विमर्श पर आधारित होते हैं। उन परिस्थितियों में जिनमें जनगणना का उपयोग व्यावहारिक तौर पर न किया जा सकता, वहाँ पर संपूर्ण जनसंख्या के अध्ययन है सर्वेक्षण के अध्ययन के उपलब्ध साधन होते हैं। सर्वेक्षण का महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह एक समग्र तस्वीर उपलब्ध कराता है, अर्थात यह एक व्यक्ति के स्थान पर सामूहिकता के आधार पर बनी तस्वीर दिखाता है। बहुत सी सामाजिक समस्याएं और मुद्दे इस समग्र स्तर पर दिखाई देते हैं। इन्हें खोज के अत्यधिक सूक्ष्म स्तरों पर पहचाना नहीं जा सकता। तथापि अन्य अनुसंधान पद्धतियों की तरह से सर्वेक्षणों को भी अपनी कमजोरियां होती हैं। यद्यपि इसमें व्यापक विस्तार की संभावना होती है, यह विस्तार की गहनता के मूल्य पर प्राप्त किया जाता है। सामान्यतः एक बड़े सर्वेक्षण के भाग के रूप में उत्तरदाताओं से गहन सूचना प्राप्त करना संभव नहीं होता। उत्तरदाताओं की संख्या अधिक होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति पर व्यय किया जाने वाला समय सीमित होता है। साथ ही अन्वेषकों की अपेक्षा के बड़ी संख्या द्वारा सर्वेक्षण प्रश्नावलियाँ उत्तरदाता को उपलब्ध कराई जाती हैं। यह सुनिश्चित करना कठिन हो जाता है कि जटिल प्रश्नों या जिन प्रश्नों के लिए विस्तृत सूचना चाहिए उन्हें उत्तरदाताओं से ठीक एक तरीके से पूछा जाएगा। प्रश्न पूछने या उत्तर रिकॉर्ड करने के तरीके में अंतर होने पर सर्वेक्षण में त्रुटियां आ सकती हैं। यही कारण है कि किसी भी सर्वेक्षणों के लिए प्रश्नावली कभी कभी इन्हें सर्वेक्षण के उपकरण भी कहा जाता है कि रूपरेखा सावधानीपूर्वक तैयार करनी चाहिए क्योंकि इसका प्रयोग अनुसंधानकर्ता के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा। इसके प्रयोग के दौरान इसमें त्रुटि को दूर करने या संशोधित करने की थोड़ी बहुत संभावना रहती है। अन्वेषक तथा उत्तरदाता के बीच क्योंकि किसी प्रकार के दीर्घकालिक संबंध नहीं होते, इसके कारण कोई आपसी पहचान या विश्वास नहीं होता। किसी भी सर्वेक्षण में पूछे गए प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो कि अजनबियों के मध्य पूछे जा सकते हों।
उनका उत्तर दिया जा सकता है। कोई भी निजी या संवेदनशील प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, या अगर पूछा भी जाता है तो इसका उत्तर सच्चाई पूर्वक देने के स्थान पर सावधानी पूर्वक दिया जाता है। इस प्रकार की समस्याओं को कभी कभी गैर प्रतिदर्श त्रुटियां कहा जाता है, अर्थात ऐसी त्रुटियां जो प्रतिदर्श की प्रक्रिया के कारण न हो, अपितु अनुसंधान रूपरेखा में कमी या त्रुटि के कारण हो, या इसके कार्यान्वयन की विधि के कारण हो। दुर्भाग्यवश इनमें से कुछ त्रुटियों का पता लगाना, इससे बचना कठिन होता है। इस कारण से सर्वेक्षणों में गलती होना, जनसंख्या की विशेषताओं के बारे में भ्रामक या गलत अनुमान लगाना संभव होता है। अंत में किसी भी सर्वेक्षण का सबसे महत्वपूर्ण सीमा यह है कि इसे सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए इन्हें कठोर संरचित प्रश्नावली पर आधारित होना पड़ता है। हालांकि प्रश्नावली की रूपरेखा चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न हो, इसकी सफलता अंत में अन्वेषकों तथा उत्तरदाताओं की अंतःक्रियाओं की प्रकृति पर और विशेष रूप से उत्तरदाता की सद्भावना तथा सहयोग पर निर्भर करती है। साक्षात्कार मूलतः अनुसंधानकर्ता तथा उत्तरदाता के बीच निर्देशित बातचीत होती है। हालांकि इसके साथ कुछ तकनीकी पक्ष जुड़े होते हैं। प्रारूप की सरलता भ्रामक हो सकती है, क्योंकि एक अच्छा साक्षात्कारकर्ता बनने के लिए व्यापक अनुभव तथा कौशल होना जरूरी है। साक्षात्कार संरक्षण में प्रयोग की गई संरचित प्रश्नावली तथा सहभागी परीक्षण पद्धति की तरह पूर्ण रूप से खुली अंतःक्रियाओं के बीच स्थान रखता है। इसका सबसे बड़ा लाभ प्रारूप का अत्यधिक लचीलापन है। प्रश्नों में पुनर्निर्मित किया जा सकता है या अलग ढंग से बताया जा सकता है। बातचीत में हुई प्रगति या प्रगति कम होने पर के अनुसार विषयों और प्रश्नों का क्रम बदला जा सकता है। जिन विषयों पर अच्छी सामग्री मिल रही हो उन्हें विस्तारित किया जा सकता है। जिन मामलों में प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं हो रही उन्हें संक्षिप्त रूप दिया जा सकता है। किसी अन्य अवसर पर बाद में जानने हेतु स्थगित किया जा सकता है। यह सब साक्षात्कार के दौरान किया जा सकता है। दूसरी तरफ साक्षात्कार पद्धति के रूप में साक्षात्कार से संबंधित लाभों के साथ अनेक हानियां भी हैं। इसका यही लचीलापन उत्तरदाता की मनोदशा बदल जाने के कारण या फिर साक्षात्कार करने वाले की एकाग्रता में त्रुटि होने के कारण साक्षात्कार को कमजोर बना देती है। इस प्रकार इस अर्थ में यह एक अविश्वसनीय तथा अस्थिर प्रारूप है, जो जब कार्य करता है तो बहुत अच्छा करता है, जब असफल होता है तो बहुत बुरी तरह से होता है। साक्षात्कार लेने के अनेक शैलियाँ हैं। इससे संबंधित विचार और अनुभव लोगों के अनुसार बदलते रहते हैं। कुछ व्यक्ति अत्यंत असंरचित प्रारूप को प्राथमिकता देते हैं, जिसमें वास्तविक प्रश्नों के स्थान पर विषय की जांच सूची की होती है। अन्य व्यक्ति इसके संरचित रूप को वरीयता देते हैं, जिसमें सभी उत्तरदाताओं से विशेष प्रश्न पूछे जाते हैं। परिस्थितियों तथा वरीयता के अनुसार साक्षात्कार को रिकॉर्ड करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं, जिनमें वास्तविक वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड करना, साक्षात्कार के दौरान विस्तृत नोट तैयार करना या स्मरण शक्ति पर निर्भर करना और साक्षात्कार समाप्त होने पर इसे लिखना शामिल है। रिकॉर्ड करने वाले या इसी प्रकार के अन्य उपकरणों का बार बार प्रयोग करने से उत्तरदाता असामान्य महसूस करता है। इससे बातचीत में काफ़ी हद तक औपचारिकता आ जाती है। दूसरी तरफ जब रिकॉर्ड करने की अन्य कम व्यापक विधियाँ प्रयोग किया जाता है तो कभी कभी महत्वपूर्ण सूचना छूट जाती है या रिकॉर्ड नहीं हो पाती। कभी कभी साक्षात्कार के समय की भौतिक या सामाजिक परिस्थितियाँ भी रिकॉर्ड के माध्यम को निर्धारित करती हैं। बाद में प्रकाशन के लिए साक्षात्कार को लिखने या अनुसंधान रिपोर्ट के हिस्से के रूप में लिखने का तरीका भी भिन्न हो सकता है। कुछ अनुसंधानकर्ता प्रतिलिपि को संपादित करना, इसे स्पष्ट नियमित वर्णनात्मक रूप से प्रस्तुत करना पसंद करते हैं, जबकि दूसरे मूल वार्तालाप को यथासंभव वैसा ही बनाए रखना चाहते हैं। इसके लिए वे हर संभव प्रयास करते हैं। साक्षात्कार को प्रायः अन्य पद्धतियों के साथ अनुपूरक के रूप में विशिष्टतया सहभागी प्रेक्षण तथा सर्वेक्षणों के साथ प्रयुक्त किया जाता है। महत्वपूर्ण सूचनादाता सहभागी प्रेक्षण अध्ययन का मुख्य सूचनादाता के साथ लंबी बातचीत से प्रायः संकेंद्रित जानकारी प्राप्त होती है, जो साथ में लगाई गई सामग्री को स्पष्ट करती है, सही स्थान प्रदान करती है। इसी तरह से गहन साक्षात्कारों द्वारा सर्वेक्षण के निष्कर्षों को गहनता और व्यापकता प्राप्त होती है। हालांकि एक पद्धति के रूप में साक्षात्कार व्यक्तिगत पहुंच पर और उत्तरदाता तथा अनुसंधानकर्ता के आपसी संबंधों या आपसी विश्वास पर निर्भर होता है। आप देख लें जो प्रमुख शब्दावली है और उसके मायने क्या हैं, यह जानना बहुत ही आवश्यक होता है। जनगणना एक व्यापक सर्वेक्षण जिसमें जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। वंशावली एक विस्तृत वंशवृक्ष जो विभिन्न पीढ़ियों के सदस्यों के पारिवारिक संबंधों को दर्शाता है। गैर प्रतिदर्श त्रुटि
पद्धतियों का प्रयोग और प्रारूप के कारण सर्वेक्षण परिणामों में हुई त्रुटियाँ। जनसंख्या सांख्यिकीय अर्थ में एक बड़ा निकाय, व्यक्तियों, गांव, घरों इत्यादि का, जिससे प्रतिदर्श का चयन किया जाता है। संभाविता जनसांख्यिकीय अर्थ में किसी घटना के घटित होने या न होने की संभावना। प्रश्नावली साक्षात्कार या सर्वेक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्नों की लिखित सूची। और आगे देखें आप, यादृच्छिकीकरण। यादृच्छिकीकरण यह सुनिश्चित करना कि कोई घटना, जैसे किसी प्रतिदर्श में किसी विशेष वस्तु का चयन विशुद्ध रूप से केवल अवसर पर ही निर्भर, न कि किसी अन्य पर। प्रतिबिंबिता एक अनुसंधान करता है कि वह क्षमता जिसमें वह स्वयं को प्रेक्षण और विश्लेषण करता है। प्रतिदर्श एक बड़ी जनसंख्या से लिया गया उपभाग या चयनित हिस्सा जो उस बड़ी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिदर्श त्रुटि ऐसी त्रुटि जिससे सर्वेक्षण के परिणामों में बचा नहीं जा सकता, क्योंकि यह समग्र जनसंख्या पर आधारित होने के स्थान पर सिर्फ एक छोटे प्रतिदर्श से जानकारी पर आधारित होती है। स्तरीकरण सांख्यिकीय अर्थ के अनुसार जनसंख्या के संबंधित आधारों जैसे लिंग, स्थान, धर्म, आय इत्यादि के आधार पर विभिन्न समूहों में उपविभाजन। इन शब्दों के मायने विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से समझना ही चाहिए, क्योंकि जब तक इन शब्दों के सूचित सुंदर मायने विद्यार्थी के समझ में नहीं आएंगे, तब तक अभ्यास से जुड़े हुए जो भी प्रश्न हैं उनके उत्तर लिखना सहज नहीं होगा। अभ्यास वैज्ञानिक पद्धति का प्रश्न विशेषतः समाजशास्त्र में क्यों महत्वपूर्ण है। सामाजिक विज्ञान में विशेषकर समाजशास्त्र जैसे विषय में वस्तुनिष्ठता के अधिक जटिल होने के क्या कारण है। वस्तुनिष्ठता को प्राप्त करने के लिए समाजशास्त्री को किस प्रकार की कठिनाइयों और प्रयत्नों से गुजरना पड़ता है। प्रतिबिंबता का क्या तात्पर्य है तथा यह समाजशास्त्र में क्यों महत्वपूर्ण है। सहभागी प्रेक्षण के दौरान समाजशास्त्री और मानव विज्ञानी क्या कार्य करते हैं। एक पद्धति के रूप में सहभागी प्रेक्षण की क्या क्या खूबियाँ और कमियाँ हैं। सर्वेक्षण पद्धति के आधारभूत तत्व क्या हैं। इस पद्धति का प्रमुख लाभ क्या है। प्रतिदर्श प्रतिनिधित्व चयन के कुछ आधार बताएं। सर्वेक्षण पद्धति की कुछ कमजोरियों का वर्णन करें। अनुसंधान पद्धति के रूप में साक्षात्कार के प्रमुख लक्षणों का वर्णन करें। और आप देखें इन संदर्भित ग्रंथों की जो सहायक पुस्तकें हैं, जिससे समाजशास्त्र अनुसंधान पद्धतियों का विशद विद्यार्थी अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ पर उन पुस्तकों और उन ग्रंथों का विवरण दिया जा रहा है, इससे वे विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। और इसी के साथ अध्याय 5 समाजशास्त्र अनुसंधान पद्धतियाँ पूर्ण होता है।